हाय, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम लोग सिलेबस यूपीएससी वाला लेके चल रहे हैं, लेकिन ये किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक किसी पीसीएस का या फिर वनडे एग्जाम का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है सब। तो हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में 11 कक्षा अभी तक देखी है। ये 12वीं कक्षा होगी हमारी। और 11 कक्षा में हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखा, पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मांड के साथ। और अगले जो 2 चैप्टर अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक ब्रह्मांड की पृथ्वी की उत्पत्ति, और दूसरा जो चैप्टर था हमारा वो पृथ्वी की भौतिक आंतरिक संरचना थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर होगा हमारा, कौन सा? भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। और इसको लेकर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, भू संचलन जो होता है, अर्थ मूवमेंट, इसको हम लोग थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूं क्योंकि फर्स्ट क्लास होगी इसका। और इसके बाद से आगे इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये इसमें हम देखेंगे भू संचलन में पहले भूमिका के साथ वर्गीकरण देखेंगे, और उसके बाद से ये कितने प्रकार का होता है। फिर इसका देखेंगे कि प्रभाव यानी कि जैसे कि जैविक अजैविक दोनों चीजों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये अंतर्जात बल का मैंने प्रकार लिखा है ना कि भूमिका में। तो भूमिका सबसे पहले हम देखते हैं भू संचलन। भू संचलन से आपको शब्द से ही कुछ अनुमान लगा पा रहे होंगे कि भू संचलन मतलब अर्थ मूवमेंट, यानी कि अर्थ मूव करता है, कैसे मूव करता है, उस सब चीजों को यहाँ पे अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं, भूमिका में अर्थ जो मूव करता है 2 प्रकार का इसके पास मूवमेंट है। एक अंतर्जात यानी कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वो भी मूव कर रही है, वो भी। और दूसरा सतह, पृथ्वी की जो सतह है वो भी मूव कर रहा है। तो देखिए, सतह, जब हम लोग सतह का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की सतह कैसे, तो हम लोग पीटीटी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे हम लोग चले जाएंगे। और पृथ्वी का आंतरिक जो अंतर्जात बल जो है, अंतर्जात भू संचलन, उसको अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो मूवमेंट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मैं बताया था पिछली कक्षा में, कोर, मेंटल, ये सब चीजों को, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी भूमिका देखते हैं। तो भूमिका में देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग भी क्या मूव कर रहा है, और पृथ्वी का सतह भी। तो आंतरिक भाग जिस बल के कारण मूव कर रहा है उसको अंतर्जात बल बोला जाता है। आंतरिक भाग जो है, पृथ्वी का आंतरिक भाग, जैसे क्रोड हो गया, फिर मेंटल हो गया, अगर इस सब में मूवमेंट है तो वो अंतर्जात बल के कारण मूवमेंट है, और उसको क्या अंतर्जात भू संचलन कहते हैं। जैसे अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग मूव कर रही है, उसको क्या बोला जाता है? अंतर्जात भू संचलन बोला जाता है। वहीं बाह्य बल के कारण, अगर पृथ्वी की बाह्य बल के कारण, बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह मूव कर रहा है किसी कारण, बाह्य बल के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं? बहिर्जात बल बोलते हैं। यानी पृथ्वी के भू संचलन में यही 2 बल होता है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। और इन्हीं दो के कारण पृथ्वी की सतह और पृथ्वी के आंतरिक भाग मूव करती है, जिसको क्या पृथ्वी का भू संचलन बोला जाता है। तो आप भूमिका में इस बात को याद रखिएगा कि 2 बल के कारण क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग भी मूव करती है और पृथ्वी का सतह भी मूव कर रहा है। तो हम लोग जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे चले गए तो देखेंगे कि बृहद, जैसे 7 बृहद प्लेट है, 20 के आसपास छोटी प्लेटें हैं और 100 से ज्यादा सूक्ष्म प्लेटें हैं। तो ये कैसे मूव कर रही हैं, जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे कि प्लेटें कैसे मूव कर रही है, और मूव कर रही है तो किस दिशा में मूव कर रही है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसका भू संचलन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और भूमिका में मैंने आपको बताया अंतर्जात बल के बारे में और बहिर्जात बल के बारे में। भू संचलन का वर्गीकरण करें हम लोग तो 2 फोर्स होता है। एक अंतर्जात, मैंने बोला इंडोजेनेटिक फोर्स, और एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो अंतर्जात भू संचलन बल जो है, अंतर्जात भू संचलन का कारण बनता है, जबकि बहिर्जात भू संचलन का कारण बनता है। तो इस तरह से हम लोग वर्गीकरण, अब इसको हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, और इसके बाद से सीधे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले अब मैंने भूमिका आपको बताया। एक चीज और यहाँ पे जानने लायक है कि आखिर हम इसका अध्ययन ही क्यों करें। पृथ्वी के आंतरिक भाग में या बाह्य भाग में जो संचलन हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, उसका अध्ययन ही हम लोग क्यों करें। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हम लोग इसको पढ़े ही क्यों। इन सब बातों को आप उम्मीद करता हूँ कि आप लिखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी हो जाती हैं। तो हम इसका अध्ययन ही क्यों करें, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन, इसका जवाब ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भू संचलन होती है,
पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी मूवमेंट हो रही है, अगर मान लीजिए कि पृथ्वी है ये, अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर मैंने बताया था आपको क्रोड मेंटल कोर को कहीं भी क्या कोई भी मूवमेंट हो रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप के रूप में पृथ्वी की सतह पर भी देखने को मिल जाता है, और जहां पे हम लोग रहते हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गतिविधियां जो हो रही है उसके आधार पे कहाँ पे आपातकाल लगाया जाना चाहिए, कहाँ पे कुछ खतरा है, जैसे भूकंप आने की चांस है, इन सब चीजों को देखते हुए पृथ्वी के आंतरिक जो मूवमेंट है उसके बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मूवमेंट हो रहा है उसको अध्ययन करके और पृथ्वी पे रह रहे सतह पे रह रहे लोगों को सतर्क करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग से होने वाले खतरों को पहले ही अनुमान लगाए। साथ ही हम जैसे कि ये तो अंतर्जात पृथ्वी के आंतरिक भाग का मूवमेंट हो गया, और सरफेस पे अगर कुछ मूवमेंट हो तो उसका प्रत्यक्ष क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है क्या कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग और बाह्य भाग पे सतह पे जो भी मूवमेंट हो रही है उसके बारे में अध्ययन करें और उससे पहले सतर्क हो जाए अगर कुछ आपदा आने की चांस है तो इसीलिए जरूरी होता है इसका अध्ययन करना। तो आप इस बात का भी समझ पाए होंगे कि इसका अध्ययन करना जरूरी ही क्यों है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर पड़ता है, सतह पर रहने वाले जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के प्राणियों पर पड़ता है। तो इसीलिए क्या जरूरी है कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मूवमेंट हो रही है और बाह्य सतह पे जो मूवमेंट हो रही है दोनों के बारे में अध्ययन करें। अब देखिए, आप भूमिका पढ़ लिए, भूमिका जान ली, इस सारी बातों को आप उम्मीद करता हूँ कि लिख रहे हो। 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें केवल हम ये बताने वाले हैं कि वर्गीकरण तक लेके जाएगा। इसके बाद जब हम अंतर्जात भूसंचलन के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे तो अगला क्लास थोड़ा सा लंबा खींचेगा। तो इसलिए मैं केवल इंट्रो दे रहा हूँ आपको। तो भूसंचलन की भूमिका देख लिए, साथ ही इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए ये आप जान लिए, क्योंकि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारे ऊपर पड़ता है, इसलिए इसका अध्ययन करना चाहिए। अब देखिए, ये हो गया भूमिका और इसका अध्ययन करना क्यों चाहिए। अब देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण में है अंतर्जात भूसंचलन और बहिर्जात भूसंचलन। तो हम लोग अब एक एक को लेके चलेगा कि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, अंतर्जात भूसंचलन और बहिर्जात भूसंचलन। साथ ही प्रभाव इसको लास्ट में देख लेंगे और एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेंगे। तो अब देखिए, अंतर्जात भूसंचलन का एक तो आप अर्थ समझ लिए, इसका अर्थ क्या है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी भूसंचलन हो रही है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, अगर हम इसका एक टॉपिक और इसमें एक लाइन और लेके फर्स्ट पे लिख दें अर्थ, तो अर्थ में आप लिख सकते हैं क्या, अर्थ में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो संचलन हो रही है, जो भी मूवमेंट हो रही है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उसी को क्या बोलते हैं, अंतर्जात भूसंचलन। अब ये तो हो गया अर्थ। इसके बाद उत्पत्ति के कारण, प्रकार, प्रभाव, इन सब चीजों को हमको देखना है। तो हम आते हैं सबसे पहले उत्पत्ति का कारण क्या होता है। अंतर्जात भूसंचलन में उत्पत्ति, जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तो मुझे कुछ चीजें इसमें से डिलीट करनी होगी क्योंकि बोर्ड पे स्पेस चाहिए इसको समझने के लिए। 3, 4, 5 पॉइंट होगा इसमें, उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं उत्पत्ति का कारण। तो उत्पत्ति का कारण मैं इतना डिलीट कर रहा हूँ, अंतर्जात भूसंचलन की उत्पत्ति का कारण देख रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप इसको नीचे भी लिख सकते थे, ये जैसे कि मैंने ये लिखा था वर्गीकरण के नीचे, तो ये अंतर्जात बल के नीचे इसे दे के आप लिख सकते थे उत्पत्ति के कारण, प्रकार, प्रभाव, ये सब चीजों को। तो अब देखिए, अब हम चल रहे हैं उत्पत्ति के कारण। तो सबसे पहले उत्पत्ति के कारण तो ये है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी पदार्थ बहुत सारे हैं और उन सब पदार्थों का जब समायोजन होता है तो विघटन या समायोजन होता है, जो भी हो, दोनों में से कोई भी हो, विघटन हो या समायोजन हो। मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियोधर्मी तत्व है और जब उन सब पदार्थों का कभी समायोजन या विघटन होता है तो उनसे ऊर्जा भी मुक्त होती है। अगर मान लीजिए कि छोटा छोटा है, अगर एक जगह मिल रहा है, इसका विघटन भी हो रहा है या फिर समायोजन भी हो रहा है, विघटन या समायोजन हो रहा है, तब भी इससे ऊर्जा, मतलब अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा जो है वो हलचल पैदा करती है, जिससे क्या, अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूसंचलन होता है। इन सब बातों को आपको लिखना है पॉइंट दे देके कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भूसंचलन होता है उसको उत्पत्ति का कारण क्या है। तो उत्पत्ति का कारण, पहला कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जिनका विघटन और क्या, वियोजन होता है, विघटन और वियोजन होता है, जिसके कारण अपार मात्रा में एनर्जी निकलती है और उसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या, हलचल पैदा होती है, जिससे उसमें गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। सेकेंड रीजन आप ये भी देख सकते हैं, सेकेंड रीजन में आप ये बोल सकते हैं, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण में देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें
सबका, जैसे कि मैं हम लोग मेंटल कोर देख रहे थे तो कहीं कहीं लिक्विड दिख रहा था, कहीं ठोस दिख रहा था, कहीं गैसीय दिख रहा था। तो ये चीज पृथ्वी का जो घनत्व है, आंतरिक भाग का घनत्व जो है वो अलग अलग है। घनत्व बोल सकते हैं, दाब बोल सकते हैं, टेम्परेचर बोल सकते हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जब इन सबका समायोजन होता है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप घनत्व अलग अलग है, इन सबका इत्यादि जो अलग अलग है, इन सबका समायोजन होता है, तभी अपार मात्रा में एनर्जी निकलती है। और उसका वो भी एक रीजन बनता है किसका, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूसंचलन का। पृथ्वी का आंतरिक भाग में जो मूवमेंट होता है उसका वो भी एक रीजन होता है। अब दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट जो है, मैं पृथ्वी के थोड़ा सा फिगर बनाना चाहूंगा। ये अगर मान लें कि ये ग्लोब हम इसको मान ले, तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के यहाँ पे दुर्बल मंडल जो होता है, दुर्बल मंडल जो सुघट्य अवस्था यानी कि गर्म गलित अवस्था में होता है। तो देखिए पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, सतह जो है, आप जानते हैं सतह ठोस है, और ये जो है ये गर्म गलित अवस्था में है। दुर्बल मंडल, पृथ्वी का दुर्बल मंडल जो है वो गर्म गलित अवस्था में है। तो ये ठोस भाग जो है, सतह जो सरफेस है, सतह जो है वो दुर्बल मंडल जो गर्म गलित अवस्था में है, उस पे क्या, और पृथ्वी जो है, आप जानते हैं कि पृथ्वी इधर से इधर घूर्णन कर रही है, पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन कर रही है। तो गर्म गलित अवस्था में, और पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह जो है इस पे मूव कर रहा है, तो इससे भी घर्षण पैदा होता है। घर्षण की वजह से एनर्जी निकलती है, और ये भी एक रीजन बनता है किस चीज का, ये भी एक रीजन बनता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूसंचलन लाने के लिए। भूसंचलन का ये भी एक रीजन बनता है कि दुर्बल मंडल पे जो है, दुर्बल मंडल क्या गर्म गलित अवस्था में है, यानी कि लिक्विड अवस्था में है, मैग्मा अवस्था में है, और इस पे सॉलिड चीजें मूव कर रही है, और वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो भी घर्षण पैदा होता है, जिसके कारण से एनर्जी मुक्त होती है। और ये भी एक रीजन बनता है किस चीज का, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूसंचलन लाने का, यानी कि इंडोजेनेटिक का, ये भी एक रीजन बनता है। ठीक है, अगला जो चौथा रीजन है वो एक वैज्ञानिक है। चौथा रीजन में हम देखेंगे, मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा। देखिए चौथा रीजन है, एक वैज्ञानिक है आर्थर होम्स करके। आर्थर होम्स ने क्या बोला, तो आर्थर होम्स कहते हैं, ये बहुत सर्वमान्य रीजन है। आर्थर होम्स के लिए मैं एक फिगर बना रहा हूं। आर्थर होम्स ने कहा, मान लें कि ये दुर्बल मंडल है, अगर ये दुर्बल मंडल है और यहां से क्या निकलती हैं, यहां से दुर्बल मंडल से, जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में भी चर्चा किया हुआ है कि दुर्बल मंडल से मैग्मा, दुर्बल मंडल ही मैग्मा का स्रोत होता है। तो दुर्बल मंडल से जब मैग्मा निकलती है, दुर्बल मंडल से मैग्मा रिलीज होती है, तो ये पृथ्वी की सतह को तोड़ते हुए, पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के इंटरनल भाग को, आंतरिक भाग को तोड़ते हुए बाहर निकलती है। अगर मान लें कि यहाँ से मैग्मा निकलती है, यहाँ से ये मैग्मा निकली, इसमें अपार मात्रा में एनर्जी है, तो ये पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के आंतरिक भाग को तोड़ते हुए बाहर आए, लेकिन यहां तक आते आते अब इसके पास एनर्जी नहीं बची कि सतह को तोड़कर बाहर आ सके। अगर होम्स साहब ये बोल रहे हैं कि यहां से मैग्मा उत्पन्न हुई और मैग्मा के पास एनर्जी अपार मात्रा में थी, पृथ्वी को तोड़ते हुए यहां तक आए, लेकिन अब इसके पास एनर्जी बची ही नहीं कि पृथ्वी की सतह को तोड़कर और बाहर निकल जाए ज्वालामुखी के रूप में। तो ये क्या होती है, ये अब इधर मुड़ जाएगी और फिर से वापस नीचे की ओर खसकना स्टार्ट करेगी। ठीक है, ये नीचे चले जाए, दोनों तरफ होके ये नीचे चले जाएगी। और इससे भी, एक मिनट में इसका नाम देखना चाहूंगा, ये जो मैंने बोला था कि ये मैग्मा निकलती है और मैग्मा जो है क्रस्ट को तोड़ नहीं पाती है, फिर वापस मूव करती है, तो इसको मैग्मा का संवहन धराव या तरंगों के रूप में प्रवाह कहते हैं। आर्थर साहब इसका नाम देते हैं मैग्मा का संवहन धराव या तरंगों के रूप में प्रवाह। इस बात को आप लिखिएगा, ये क्रस्ट को नहीं तोड़ पाती है, इसके पास एनर्जी उतना नहीं होता, क्रस्ट को तोड़ दे और वापस चली जाती है। इसके कारण भी एनर्जी जो होता है उत्पन्न होता है, और ये भी एक क्या बनता है, कारण बनता है अंतर्जात भूसंचलन का। तो ये 4-5 कारण जो हम लोगों ने देखा, ये 4-5 कारण आपको याद रखना होगा। इतना ही है। अब हम अगले में देखेंगे, अगला कक्षा जो लेके आएंगे, मैंने बोला था केवल इंट्रो देना है। अगले कक्षा में हम इसका प्रकार देखेंगे, ठीक है, उत्पत्ति कारण देख ले, प्रकार देखेंगे, प्रभाव देखेंगे, और 3-4 कक्षाएं लगेगी हम लोगों को पीटीटी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे जाने में, क्योंकि ये थोड़ी सी जो चीजें हैं यहाँ पे समझने वाली चीज है, और इसको समझ आप लेते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। आप इस बात को याद रखिए, भूसंचलन में हम लोगों ने पढ़ा और अंतर्जात बल में हम लोग 3-4 कारण क्या उत्पत्ति का देखा,
इन सब चीज़ों को आप लिखें और याद करें, और इस तरह से हम लोग आगे कक्षाएं चलाते रहेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में जल्द ही। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। बाकी इसको आप लिखिएगा, नोट्स बनाइए अच्छे से। हम पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।